यार एक काम कर लेता हूँ, 10-15 मिनट रील देख लेता हूँ, क्या ही चला जाएगा, 5 ही 10 मिनट की तो बात है। उसके बाद तो पढ़ाई कर ही लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। देखते देखते 1 घंटा बीत गया। अब एक काम करते हैं यार, पढ़ाई थोड़ी देर बाद कर लेंगे। चलो थोड़ी देर जाके मम्मी के पास बैठ जाते हैं। मम्मी के पास बैठना तो बहुत अच्छी बात होती है ना, मम्मी पापा के पास बैठना। चलो ठीक है, थोड़ी देर भाई बहन से बात कर लेते हैं, मम्मी से बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब एक काम करते हैं, आज मेरे यूट्यूबर की एक अच्छी वीडियो आई होगी, वो अपलोड करता है ना इस दिन। चलो एक काम करते हैं, लाओ उसको भी थोड़ी देर देख लेते हैं। उसको भी देख लिया, ठीक है भाई, उसको भी देख लिया, बीत गया। 7-8 बज गई हैं लगभग। एक काम करते हैं, फटाक से खाते हैं खाना। ज़्यादा देर से खाना अच्छी बात होती नहीं है। तुरंत खाते हैं खाना, उसके बाद सो जाते हैं यार, कल से बेहतरीन पढ़ाई करेंगे। थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया है, इतना थोड़ा ना कुछ होता है एक दिन में। जब इतने दिन से नहीं पढ़ा तो एक दिन में क्या हो जाएगा। इतने तरीके के थॉट्स एक बच्चे के दिमाग में परमानेंट चल रहे होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने जितनी बातें अभी बोली हैं, तुम इनसे थोड़ा बेटर हो। अगर मेरे भाई तुम उससे बेटर नहीं हो, तो तुम इस वीडियो को देखने ही नहीं आते। तुम इससे बेटर हो, जितना मैंने बताया, जो भी मैंने अभी बोला, इन सब में तुम नहीं आते हो। ये तुमने फाइनली अपने आप से कमिट किया कि हाँ भाई, लिंक भेज दिया है ग्रुप पे वीडियो का, ये देख लेते हैं। या फिर तुम्हारे होम पे आया, जैसे भी तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो। बट इस वीडियो को ओपन करने के लिए डेडिकेशन चाहिए था, क्योंकि तुम इस वीडियो तक आ रहे हो तो अपना रील्स का त्याग, फालतू बकवास का त्याग, किसी और एंटरटेनिंग वीडियो का त्याग, ये सब का त्याग करके आए हो। ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ कोई मजे की काम तो कर नहीं रहा हूँ मैं, पढ़ा मतलब पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें तो कोई एंटरटेनमेंट है नहीं। सल्यूट है भाई तेरे डेडिकेशन को। बहन भी हो सकती है। अब क्या करते हैं, बिना समय को गवाए चलिए फटाक से आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, अपने टॉपिक पे। तो चैप्टर जो चल रहा है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे भाई। इस समय जो चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बोलते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, सब कुछ रिकॉल हो जाना चाहिए। जब तक रिकॉल ना हो जाए तब तक इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, पॉज कर देना है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता था, याद ही है आपको? दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो या दो से ज्यादा एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वजह से वो स्टेबलाइज हो जाए। केमिकल बॉन्डिंग जब हम केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना शुरू किए, तो हमें यह समझ में आया कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, वो 3 तरीके से बन सकते हैं। 3 तरीके से बन सकते हैं। वो 3 तरीके क्या हो सकते हैं बेटा? एक, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बार बार मैं इस बात को बोलूंगा, क्विक रिवीजन करने में मेरा कुछ जाता ही नहीं है। भले से तुम क्विक रिवीजन ना करके अपना 5-10 मिनट बचा लोगे, लेकिन उसके बिहाफ पे ना तुम बहुत कुछ खो दोगे। तो इससे मच बेटर है कि अपना 5-10 मिनट यहाँ इन्वेस्ट करो और क्विकली रिवाइज कर लो वो चीजें जो तुम पढ़ के आए हो। ठीक है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला काम हम क्या सबसे पहला बॉन्डिंग किस तरीके से हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, जिसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या हो सकता है भाई? म्यूचुअल शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका ये हो गया भाई, दूसरा तरीका ये हो गया बॉन्ड बनने का, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, और जो तीसरा तरीका है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के बनने का, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के साथ साथ शेयरिंग भी हो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रही हो और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो रहा हो। ऐसा भी एक सिनेरियो होता है केमिकल बॉन्ड बनने का, जिसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, इसमें जो पहला कैटेगरी है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, वो तो हमने पढ़ लिया। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड, इसको भी हमने पढ़ लिया। और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्लस शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है वो वाला, उसको भी हमने नहीं पढ़ा है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने अभी नहीं पढ़ा है। लेकिन जितना हमने अभी तुमको सेकंड वीडियो में पढ़ाया है, अगर हम हेडिंग डालें कोवेलेंट बॉन्ड, अगर हम बात करें इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग की, कोवेलेंट बॉन्डिंग की, तो जितना इसमें हमें पढ़ना चाहिए अभी उतना हम लोग नहीं पढ़ पाए। इसमें भी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने चीज़ों को जल्दी पढ़ाया। उसके पीछे भी मेरा कोई गलत मकसद नहीं था बेटा। उस समय मैं अपने घर पे था और मुझे घर से आना था यहाँ पे, जहाँ पे मेरी नौकरी है, मुझे वहाँ आना था। और तुम तो जानते ही हो मेरे भाई कि कहीं से वहाँ से यहाँ आने में मुझे कम से कम 24 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। बाई ट्रेन, बाई बस, बहुत कुछ बदलना पड़ता है, ऑटो रिक्शा। तो उस चक्कर में मुझे अच्छे से मालूम था कि इस रास्ते के दौरान मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, एकदम इस मजदूरों की तरह बस किसी तरह पहुंचना है। तो जल्दी जल्दी में, मैं जिस दिन मुझे यहाँ से निकलना था उसके एक रात पहले मैंने वीडियोस बना ली थी सारी। ठीक है? जैसे तैसे मैं जल्दी जल्दी बना पाया, मैंने छोटा सा कोवेलेंट बॉन्ड का वीडियो बना दिया था।
ये पढ़ना है आज अपने को। चलो ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको ये बता दिया था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है, और ये भी बता दिया था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बता दिया था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है। कंडीशन आपको याद होगी, सबसे पहली कंडीशन दोनों एटम नॉन मेटल होने चाहिए। दोनों एटम नॉन मेटल होने चाहिए, ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। पहला भी नॉन मेटल, ध्यान सुनो, पहला एटम ही नॉन मेटल और दूसरा एटम ही नॉन मेटल। अब जब दोनों एटम नॉन मेटल है तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई बहुत ज्यादा अलग थोड़ा ना होगी इससे। अरे दोनों भैया नॉन मेटल है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा अंतर क्यों होगा। तो हमेशा याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम होता है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था और क्या कंडीशन बताई थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कि इलेक्ट्रॉन निकले ही ना, बल्कि उसके पास अब एक ही ऑप्शन है शेयरिंग करने का। और इसी को ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी काफी कम होनी चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन गेन ना होने पाए, गेन ना हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। अब आते हैं पार्ट 2 में। तो भाई इसके अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या आज, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जी हाँ मेरे भाई, कोवेलेंट बॉन्ड कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है, अच्छी खासी बड़ी चीज़ है, तो इसको क्लासीफाई भी करना होगा। अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पे इसको हम कई टाइप में डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हो सकता है इसका, वो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की संख्या कितनी है उसके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि क्या क्या हो जाएगा इसमें, मान लिया सबसे पहला हो जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कब बनेगा भाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं क्या बता दूं, H2 में क्या कहानी चलती है, H सिंगल बॉन्ड H, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनता है, पता है अच्छे से ना सारी बातें, ये सब मैंने आपको तो बताया ही था। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है व्हेन, लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा लिख देते हैं कि क्या कब बनेगा ये, इसको लिखेंगे हम व्हेन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। वंशिका बेटा, अगर तुम्हें कोई भी वर्ड इंग्लिश का है जो कि हिंदी में जानना है क्या कहते हैं उसको, तुम मुझे व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकती हो, तुम कमेंट में भी लिख सकती हो, और भी कोई भी दिक्कत हो किसी भी बच्चे को, कोई भी प्रॉब्लम, तो शर्माना मत उसको कहने में। मैं बैठा ही तुम्हारे लिए हूँ यार यहाँ पे, शौक थोड़ा ना पसीने में बैठ के वीडियो बनाने का, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा विश्वास है जिसकी वजह से मैं बना पा रहा हूँ। तो कोई भी दिक्कत होती है तो बताना, ठीक है। वेन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, हाँ जब एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तब क्या बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आइए दूसरा देख लेते हैं बी। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों भाई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड कहो बॉन्डिंग कहो, उसमें फर्जी परेशान ना होना, ठीक है। चलो, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा भाई, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा O2। याद होगा ना मैंने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना मेरे भाई, उसमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो O2 में क्या सिनेरियो हुआ था भाई, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, अगर आपको ढंग से याद हो तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे। ये देखो, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई थी, इसलिए बॉन्ड कितने बने थे, दो। बाकी दो लोन इसके पास, दो लोन पेयर थे और दो लोन पेयर इसके थे। नाम वाम भी सब याद रखना मेरे भाई, नाम वाम भी बता दूं तुमको अच्छे से, नाम वाम भी ध्यान रखना। देखो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम कहेंगे लोन पेयर, लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, याद करो, याद करो दूसरा नाम क्या होता है लोन पेयर का, अनशेयर्ड पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या हो जाएंगे भाई, ये और ये भी क्या हो जाएंगे, वही हो जाएंगे भाई, क्या कहलाएंगे इनको, लोन पेयर। तो भी हम क्या कहेंगे, लोन पेयर, लोन पेयर ही तो हुए ना भाई, अब बार बार थोड़ा ना लिखेंगे इतना लंबा। और बाकी जो तुम्हारे ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये और ये वाले दोनों, इसमें मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये दोनों ठीक है, ये और ये, इन दोनों को हम कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर।
एक मिनट, इनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं ना, इसलिए इनको क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर के साथ साथ इनका और क्या नाम हो सकता है? एक नाम इनका हो जाएगा शेयर्ड पेयर। शेयरिंग हुई है ना इसमें, तो आराम से रुक रुक के वीडियो देखो और मस्त नॉलेज बिल्ड करके निकलो इधर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग, तो उसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन भी लिख दें तुम्हारी खुशी के लिए। तो व्हेन, तो हो जाएगा व्हेन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, व्हेन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। चलो भाई, ये दो हो गया। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, सी। सी पे, ठीक है। ठीक है, तो सी कैटेगरी, सी में क्या हो जाएगा भाई? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यस, तीन बॉन्ड भी बन सकते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? N2। बना लोगे नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर? लाओ बना देते हैं हम। देखो, दो नाइट्रोजन पहले बना लो। ये पहले का न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरे का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। एक शेल, एक शेल, दो शेल, दो शेल। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लो कहीं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 5, कितना बनेगा? 2 और 5। एक में, पहले शेल में 2 और दूसरे में 5। ठीक है, 5 हो गए। ऐसे 5 बनाओगे तो तुमको बॉन्डिंग दिखाने में बहुत दिक्कत होगी। हमें पता है, बताते हैं, ऑक्टेट पूरा करना है, ध्यान समझो। अब किसी में अगर 5 हैं, ध्यान समझो, 5 अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे भाई? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 ही तो चाहिए ना। तो जब 3 की शेयरिंग करनी है उसको, तो एक काम करो ना। अच्छा, शेयरिंग कैसी होगी? नॉर्मल शेयरिंग होगी कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी? म्यूचुअल शेयरिंग होगी। मतलब जब ये सामने वाले से 3 इलेक्ट्रॉन पे अपना अधिकार दिखा रहा होगा, तो अपने भी तो 3 इलेक्ट्रॉन का अधिकार सामने वाले को दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बनाने होंगे तो 3 यहाँ पर बना देंगे। ये हमें पता है 3 3 की म्यूचुअल शेयरिंग होनी है, तो इसको यहाँ बना देते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो 3 इधर बना देते हैं, और 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे पीछे बना देते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें भी करेंगे, 2 ऐसे बना दिया और 3 ऐसे बना दिया। अब म्यूचुअल शेयरिंग के लिए क्या, इसके, एक मिनट, 2 इधर पीछे बना देते हैं। 2 तो पहला वैलेंस शेल का हो गया, 2 वैलेंस शेल में हो गए, और 5 आउटर मोस्ट शेल में हो गए। देखो, 1 2 3 4 5, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5, और बाकी अंदर के सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उससे कोई मतलब नहीं है। सारा जो बॉन्ड बनने में खेल होता है वो होता है वैलेंस सेल का। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब इनमें म्यूचुअल शेयरिंग। तो देखो कैसे होगा। इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इसके जो है अधिकार दिखाना चाहेगा, दिखाना चाहेगा कि नहीं? और इसमें भी 5 है, तो ये भी क्या करेगा, इसके 3 में अधिकार दिखाना चाहेगा। और जब ये दोनों काम कर लेंगे, अपना काम जो भी इनका है वो कर लेंगे, तो क्या होगा भाई? ये रहेगा न्यूक्लियस, ये रहेगा अंदर का शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये रहेगा न्यूक्लियस, ये रहेगा अंदर का शेल, एक मिनट, इतनी दूर नहीं बनाएंगे। ये रहेगा न्यूक्लियस, ये रहेगा अंदर का सेल, और इसमें बना दिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैलेंस सेल बनाएंगे। तो वैलेंस सेल अब दोनों का एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गया होगा ना, बॉन्डिंग हो चुकी है, तो ये बना दिया और एक ये बना दिया। इसमें देखो, 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं ये बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, तो इनको यहाँ बना दो। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो, और 3 3 की शेयरिंग हुई है, तो वो 3 3 यहाँ बना दो, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, इनके बीच में क्या हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है। ये दोनों आपस में क्या बना चुके हैं, बॉन्ड। ये हो गया, ये हो गया आपका N2 का। ये आपका पहला एन एटम था, ये दूसरा एन एटम, और ये अब आपका बन चुका है N2। इसको अगर हम दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, एन और एन के बीच में 3 बॉन्ड है, और 2 इधर लोन पेयर है। मतलब 2 क्या, 1 लोन पेयर है। कि पेयर बोल रहे हो ना, पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर बोलते हो, तो 1 लोन पेयर हुआ। ये देखो भाई, आई होप तुम्हें बढ़िया से एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा N2 का बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें शेयरिंग कितने कितने की हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं भाई? इसलिए इसको हम कह रहे हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। डिफाइन कर दो भाई मेरे साथ आके, कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जब 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो तब उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है ना मेरे भाई? बढ़िया से आराम से रुक के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बुक का भी देखो चाहे जहाँ का देखो। अच्छा मान लो तुमसे हम एक सवाल पूछना चाहें, नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ N2 मॉलिक्यूल में कितने शेयर्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं? तो देखो, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, तो लोन पेयर कितने हो गए? 2। शेयर्ड पेयर कितने हैं? एक शेयर्ड पेयर, 2 शेयर्ड पेयर, 3 शेयर्ड पेयर। तो शेयर्ड पेयर 3 है और लोन पेयर कितने हैं? 2। ठीक है, इस तरीके के भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये वाला क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है। पहले टाइप का जो क्लासिफिकेशन था, कौन सा क्या नाम दिया था मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, वो आपका कंप्लीट हुआ। एक टाइप का क्लासिफिकेशन और हो सकता है, नंबर जो कि जिसका नंबर ऑफ बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होगा, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कोई मतलब नहीं उससे। उसको सिर्फ इस बात से मतलब रहेगा बेटा कि जो बॉन्ड बन रहे हैं उनका नेचर कैसा है। नेचर समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हेडिंग डाल देते पहले। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, क्या बोलेंगे इसको? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नेचर के बिहाफ पे। तो नेचर के बिहाफ पे ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या बोलते हैं इसको? एक तो बोलते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं दोनों का, एक को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बताओ। और दूसरा क्या हो जाएगा? पहले नॉन पोलर कह दो मेरे भाई, ज्यादा बेहतर रहेगा। हो जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पहले तो ये कैटेगरी हो गया, और एक और क्या हो जाएगा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब बात आती है भैया ये दोनों क्या है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? तो इसको ही समझना है अब हमें। चलिए अच्छे से समझाते हो। इसमें जैद भाई का अपने एक सवाल भी था कि HCl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो भी मैं इसी में लपेट दूंगा। ठीक है, तो उसमें पहली हेडिंग डाल लेते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए समझते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, ध्यान समझना। हाँ, पहले तुम ये श्योर हो ना कि तुमको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पता है ना कि क्या होता है, तो उसको बिल्कुल अलग रखना, उससे कोई मतलब नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो भी पता है। तो अगर तुम ध्यान से एनालाइज करोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, समझना ध्यान से। पहला कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा हो सकता है जिसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, वो दो ऐसे एटम के बीच में हो रही हो, वो दो ऐसे एटम के बीच में हो रही हो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 है, कम नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम नहीं है, बिल्कुल 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। पर एक कैटेगरी क्या हो सकती है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है वाला डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वही है नॉन पोलर। समझाता हूं। N2 का एग्जांपल देखा अभी आपने, इसमें पहला आइटम कौन है? पहला आइटम कौन है भाई? एक मिनट रुको जरा, इसको ऊपर लगा लें। ठीक है, इसमें पहला आइटम कौन है भाई N2 में? N। दूसरा आइटम भी कौन है? N। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले नाइट्रोजन की है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे नाइट्रोजन की है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हुआ? 0। और आओ O2, पहला आइटम O, दूसरा आइटम O, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस मतलब दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का अंतर, वो नहीं है कुछ, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, तो चाहे हम बात कर ले O2 की, चाहे हम बात कर ले N2 की, और चाहे हम बात कर ले H2 की, इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0 का है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। आइए डेफिनेशन लिखते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की। तो लिखेंगे क्या? दोज दोज कोवेलेंट कंपाउंड in which electronegativity
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू ज्वाइनिंग एटम। ज्वाइनिंग एटम मतलब जो दो एटम ज्वाइन हो रहे हैं। टू ज्वाइनिंग एटम टू ज्वाइनिंग एटम टू ज्वाइनिंग एटम इज जीरो। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो, जीरो हो। आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड। वो तुम्हारे ऊपर है, समझ लेना है क्या है भाई। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी फटाफट लिख देते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका याद रखना बहुत जरूरी है। N2 O2 H2 और बोलिए Cl2 Br2। है ना भाई, ये सब हो जाएंगे आपके सेक्टर। ये हो गया नॉन पोलर वाला, खत्म हो गया कहानी। अब हमको कहाँ पे जाना है भाई, पोलर पे जाना है। चलिए पोलर वाला हेडिंग डालते हैं। ठीक है, सेकंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, इसको समझते हैं। पेन रखते हैं, सुनते हैं। देखो, मान लिया हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आंखें बंद कर लिया करो अगर तुम्हें इमेजिन करने में दिक्कत हो तो मान लिया मेरे पास दो एटम है और उन दोनों एटम के बीच में बन रहा है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब जो दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, उनके जो दोनों एटम है, मान लिया पहला एटम है ए और दूसरा एटम है बी, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है। अब जो ये ए और बी केमिकल मतलब एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। भाई अगर एटम डिफरेंट हुए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम और डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो ना होकर नॉन जीरो हुआ, जीरो ना होकर मतलब जीरो से ज्यादा हुआ, बस ये कहने का मतलब है, तो इसको कहेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। इसके वजह से कुछ चेंजेस भी आएंगे मॉलिक्यूल में, अभी बताऊंगा क्या क्या चेंजेस आएंगे, सब समझाऊंगा। तो इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। जब दो एटम यूज किए जाएं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो क्या, मतलब एक ले लें बिल्कुल इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसे है ने, और एक ले लें बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि Cl, एक खूब पॉजिटिव ले लिया एक खूब नेगेटिव ले लिया। हमें मेरे भाई इतना ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा, इतना ज़्यादा अगर डिफरेंस रहेगा इतना हाई, तो जो हमारा कंपाउंड है वो पता है क्या हो जाएगा, वो आयनिक हो जाएगा। आयनिक हो जाएगा यानी इलेक्ट्रोवायलेंट हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा नहीं रखना है कहानी, इतना ज़्यादा नहीं करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। बस जीरो ना हो, जीरो ना हो मेरे भाई, जीरो ना हो बिल्कुल। जैसे हम अगर N2 की बात कर लें तो N ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कहानी ना हो बस। इसके अलावा कोई भी बॉन्ड बनेगा तो उसको हम कहेंगे कि वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो दो ऐसे एटम के बीच में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, और मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, बस बात कर रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल नहीं है तो नॉन पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। चलो देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं इसका, पहले डेफिनेशन लिखे कि एग्जांपल लिखे, चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं। दोज, हाँ पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज कोवेलेंट कंपाउंड इन विच इलेक्ट्रो, पूरा लिख देते हैं वर्ड, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू ज्वाइनिंग एटम between two joining atom is नॉन जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड, इसी में हम कहेंगे क्या, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल इसका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो उसको बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं तुमको समझा दे रहा हूँ HCl।
देखो जैद भाई का अपने सवाल है कि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो वो मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बाद में बना के दिखाता हूँ। अभी पहले मान के चलो कि इन दोनों में शेयरिंग हो गई है। अभी इतना मान के चलो, अभी बनाए दे रहे 2 मिनट में, और क्या। तो एक सवाल के तौर पर अलग कर लेंगे, और क्या। मिनट मेरे भाई, ये देखो इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई है। हाँ, तुमको पोलर कोवेलेंट कंपाउंड समझा दो पहले कि क्या होता है कहानी, इसमें हो क्या जाता है। देखो, इसमें एच और सी एल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया है, राइट। ओके, ठीक है, ओके। तो एच और सी एल के बीच में एक बॉन्ड बन गया है, ठीक। अब मेरे भाई तुम बताओ, एच भी नॉन मेटल है और सी एल भी नॉन मेटल है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा निगेटिव कौन है, मतलब ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है। तो तुम्हारा जवाब होगा क्लोरीन। मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम साफ साफ जानते हैं, पहले से क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ H। ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हम जानते हैं ना भाई। तो इसके वजह से होगा क्या। अच्छा, तुमको अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन याद हो तो मुझे बताओ क्या डेफिनेशन थी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन यही हुआ करती थी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी एटम के बारे में ये बताता है कि वो एटम जब शेयर पेयर्ड बनेगा, मतलब जो बॉन्ड बनेगा किसी के बीच में, किन्हीं भी दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बनेगा, तो उस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। जितना ज्यादा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, समझो उस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बोला कि Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी H से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा Cl का इलेक्ट्रॉन है, मतलब Cl और H के बीच में ये वाला बना हुआ है बॉन्ड, तो Cl क्योंकि ज्यादा निगेटिव है, तो ये जो शेयर्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, इसका नाम क्या होगा, तो बोलेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा भाई, ये जो Cl है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। अच्छा, जब धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचने की वजह से होगा क्या भाई, कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके ऊपर निगेटिव आता है, लेकिन ये पूरी तरीके से तो गेन कर नहीं रहा है, ये सिर्फ अपनी तरफ खींच रहा है, थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा खींच रहा है। तो थोड़ा थोड़ा खींचने की वजह से इसके ऊपर आएगा निगेटिव, लेकिन कंप्लीट निगेटिव नहीं आएगा, पार्शियल निगेटिव आएगा। पार्शियल मतलब होता है थोड़ा सा, हल्का सा, पार्शियल निगेटिव आएगा, जिसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। इसको थोड़ा सही से बना देते हैं, इस सिंबल से बनाते हैं, डेल है ये, इसको बोलते हैं डेल। डेल बोलते हैं इसको। डेल का मतलब होता है कम, काफी कम सा निगेटिव आएगा। अच्छा बताओ, HCl के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे, ये किसका था, ये H का इलेक्ट्रॉन था या Cl का था। भाई ऑब्वियस सी बात है, जिस इलेक्ट्रॉन को Cl खींच रहा है ना, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन H का भी है और एक Cl का भी है, शेयर्ड पेयर है। शेयर्ड पेयर में H का भी एक इलेक्ट्रॉन है और Cl का भी एक इलेक्ट्रॉन है। Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, जिसकी वजह से Cl के ऊपर क्या आ गया भाई, पार्शियल निगेटिव। अब तुम जरा H के नजरिए से कहानी देखो, H को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के कहानी देखो। तो भाई जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन अभी Cl की तरफ जा रहा है वो एक Cl का भी था, H का भी था, तो H बेचारा दुखी होगा कि हाँ भाई मेरा भी इलेक्ट्रॉन लेके जा। जब H का भी इलेक्ट्रॉन गया, तो Cl ने तो इलेक्ट्रॉन को खींचा है, लेकिन H ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, अपने से दूर किया है, लूज किया है। और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली लूज हुआ है क्या, थोड़ा सा लूज हुआ है, तो इसलिए क्या आएगा इस पर, पार्शियल पॉजिटिव। तो एक तरफ आप देख सकते हो पार्शियल निगेटिव आ गया जी, और एक तरफ क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव आ गया। एक तरफ बन गया निगेटिव पोल, एक तरफ क्या बन गया भाई, एक तरफ बन गया हमारा निगेटिव पोल, और एक तरफ क्या बन गया, पॉजिटिव पोल। इसको अपना कॉपी में लिखते समय लिख लेना, एक तरफ निगेटिव पोल बन गया, एक तरफ पॉजिटिव पोल बन गया। और जब ऐसे पोल बन जाते हैं मॉलिक्यूल में, तो उसी को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि पोल्स बन गए। ठीक है, ये हमारा हो गया निगेटिव पोल, ये क्या हो गया, निगेटिव पोल। और ये क्या हो गया, एक मिनट इसका रंग बदल लें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, एक मिनट। जल्दी जल्दी में कोई काम मत करना मेरे भाई, खूब टाइम लेके बैठा करो आराम से। इसको हम बोलेंगे निगेटिव पोल, और इसको बोलेंगे पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव पोल। तो क्योंकि पोल्स बन गए, इसलिए इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, पोलर कोवेलेंट। चमक रहा है यार ये कलर तो बहुत ज़्यादा, कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आ गया। और याद रखना, इन दोनों पे जो चार्जेस आए हैं, इस पे अगर हम चार्ज की बात करें या हम इस पे चार्ज की बात करें, इन दोनों चार्ज का वैल्यू भी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि जितना क्लोरीन ने गेन किया उतना ही तो हाइड्रोजन ने रिलीज किया। तो जितना एक पे निगेटिव आया उतना दूसरे पे पॉजिटिव आया। आई बात समझ में।
और इन सब का रीजन क्या है, रीजन क्या हो गया इन सब का, क्यों हुआ ये सारा कहानी, इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इसलिए हाइड्रोजन से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना रहा होता तो घंटा इसमें से कुछ भी ना होता। तो रीजन क्या हो गया इस पूरे कहानी का, इलेक्ट्रो निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ये हो गया इसका बेसिक रीजन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। आई होप तुम्हें नॉन पोलर और पोलर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ये काम आपका हो गया। अब करते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना दुनिया बेकार है। हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ उस्ताद, तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटेक्स क्वेश्चन से उठाए हैं मैंने, और इनको अच्छे से करना, ध्यान सुनना, मैं सारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से और आप अच्छे से जो करते रहना। मोस्ट ऑफ तो जो एक्सप्लेन करने वाला मैं एक्सप्लेन ही कर दूंगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहला, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए, या फिर सीधे आप बोल सकते हो कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल होना चाहिए, ये भी वही बात हो गई, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल होना चाहिए पहला कंडीशन। या फिर इसी को बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम हो, नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम रहता है। दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए भैया, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए भाई, कम होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें हो गई। ठीक है, तीन कंडीशन मैंने बता दी, तो ये आपका पहला हो गया क्वेश्चन नंबर 1, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, एलिमेंट्स ए बी एंड सी हैव एटॉमिक नंबर्स, ध्यान से सुना, एलिमेंट्स ए बी एंड सी हैव एटॉमिक नंबर 17, 19 और 10, 17, 19, 10। ठीक है, तो ए बी सी हैं, सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 17, बी का 19 और सी का 10। कॉन्फ़िगरेशन भी सबका लिख लो, 2, 8, 7, 17 तो ऐसे ही होगा ना, 2, 8, 7। बी का क्या हो जाएगा, 2, 8, 8, 1, और 10 का क्या हो जाएगा, 2 और 8। ऐसे बना दिया मैंने कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन लिखना ज़रूरी था ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वैलेंस सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और जब तक वैलेंस सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक ज़िंदगी बर्बाद है भाई, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सवाल सुनो क्या है, स्टेट विच वन ऑफ द स्टेट विच वन इज अ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन हो जाएगा, नॉन मेटल कौन हो जाएगा भाई, नॉन मेटल हमारा हो जाएगा, देखो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो यही नॉन मेटल हो जाएगा। तब नॉन मेटल कौन हो गया भाई, कहाँ से लॉक करेंगे इसको, लॉक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे भाई। चलो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, तो इसमें जो नॉन मेटल हो जाएगा हमारा वो कौन हो जाएगा, ए। नॉन मेटल कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है उसको। मेटल कौन हो जाएगा, बी, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि वो लूज करेगा। केमिकली इनर्ट, तो इनर्ट कौन होगा मेरे भाई, इनर्ट कौन होगा, जो पहले से ही स्टेबल हो, जिसका ऑक्टेट पहले से ही पूरा हो, और पहले से इनमें से किसका ऑक्टेट पूरा है, सी का। ये हो गया सी, वाह हो गया काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, बी क्या है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय टू ऑफ द अबव एलिमेंट्स। अगर इनमें से हम दो एलिमेंट को मिला दें तो उससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बताओ। तो ए को देखो ध्यान से, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, राइट। और जो बी है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बी हमारा मेटल है और ए नॉन मेटल है, जिसमें से ए को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और बी एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी, खत्म, ए बी हो जाएगा फॉर्मूला, और क्या, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड सवाल, थर्ड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथेन। तो मेथेन में बनवाए दे रहा हूँ, मेथेन, बाकी दोनों मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, मेथेन हम बनवाए दे रहे हैं क्योंकि मेथेन अभी तक हमने नहीं बनाया, तो मेथेन बना दे लो भाई, मेथेन। ठीक है, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, CH4। तो H का तो कहानी मालूम ही है आपको, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ए में एक इलेक्ट्रॉन। और कार्बन का कहानी क्या है भाई,
कार्बन का है के और एल होता है, जिसमें एक में है 2 और दूसरे में है 4, एटॉमिक नंबर होता है 6। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे तब तक वैलेंस सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और जब तक वैलेंस सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक कहाँ से कुछ कर पाओगे ना भाई। चलो, अब CH4 है, आइए शुरू करते हैं। तो सी बना लेते हैं पहले सेंटर में, 1 2 3 4, क्योंकि 4 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन थे इसलिए मैंने 4 बना लिए। पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है तो वैसे बना दे रहा है। न्यूक्लियस हो गया कार्बन का, पहला शेल, एक मिनट, पहला शेल और ये हो गया हमारा दूसरा शेल। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बना दिया जाए मस्त। 2 हो गया पहले में, और 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन भी बनाने हैं। हाँ, तो जैसे कार्बन का आइटम तो मैंने बना दिया है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन का आइटम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, न्यूक्लियस बना लिया हाइड्रोजन का। ये हो गया पहला शेल, और पहला क्या, यही पहला है, यही आखिरी है। इसमें एक ही सेल होता है हाइड्रोजन में। लेकिन हाइड्रोजन के कितने आइटम है भाई, मीथेन में 4 है, तो 4 बनाओ ना। एक इधर ही बनाइए जल्दी से। चलो, रंग वगैरह का मैं ज़्यादा परिवर्तन नहीं करूँगा, ऐसे ही अच्छा ठीक है कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये बना दिया एटम, ये बना दिया एटम, ये बना दिया एटम, ठीक है। सब में इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है इधर और ये इधर। अब अगर बात करें डुप्लेट पूरा करने की, तो कितनी इजीली डुप्लेट पूरा हो जाएगा भाई। ये और ये अगर शेयरिंग कर लें तो इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, ये और ये शेयरिंग कर लें तो इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, ये वाला अगर इसके साथ शेयरिंग कर ले तो इसका भी डुप्लेट पूरा, और लास्ट वाले का भी डुप्लेट पूरा हो गया। सिमिलरली जो हमारा कार्बन एटम है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर वो इन सारे इलेक्ट्रॉन को अपना बना ले, अगर इन चारों को वो अपना बना ले, एक मिनट, ये लो, ऐसे इन चारों को अपना बना ले मेरे भाई, तो काम ओके हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल ओके हो गया, बन गया मकड़ा मैन। अब आओ इन्हीं को कंबाइन करके बना देते हैं, चलो। कैसे बनेगा भाई, सबसे पहले कार्बन का एटम, पहला शेल और दूसरा शेल, और इधर बनाएंगे हाइड्रोजन का एक शेल, इधर वाले एक हाइड्रोजन का शेल, एक इधर वाले हाइड्रोजन का शेल, और एक इधर वाले हाइड्रोजन का शेल। इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ये हो गए कार्बन के अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन। ये अच्छा है, अभी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस तो बचा ही है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, सारे हाइड्रोजन के ये न्यूक्लियस हो गए। अब देखो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये कार्बन का पहला इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, ये कार्बन का पहला इलेक्ट्रॉन जो ये वाला था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ब्लैक से बनाया था तो ब्लैक ही से बनाया दे रहा हूँ भाई, कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन को ब्लैक से बनाया दे रहा हूँ। रुक जाओ, एक मिनट, ये भी ब्लैक कर दिया, ये भी ब्लैक कर दिया। अब 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन वाले भी हैं, 1 2 3 4। ये देखो, शेयरिंग के बाद ये सिनेरियो क्रिएट हो गया, मतलब ये और ये मिलकर, ये और ये मिलकर कंबाइन होकर देखो यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही ये और ये मिलकर यहाँ दिख रहे हैं, सारे ऐसे हो गए। ये बन गया भाई आपका CH4। CH4 सेंटर वाला C है, बाकी चारों क्या है, H एटम है, और ये हुई इनकी शेयरिंग। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी करके दिखा दिया आपको। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन, एक मिनट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लिख लेना इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जबकि पोलर कोवेलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है बट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसको हम बोलेंगे मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, दोनों ही नॉन मेटल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, व्हाइल इन कोवेलेंट कंपाउंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन है, अब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जो 2 एटम म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं होती है, जबकि नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होती है। ठीक है, इतने डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 5वां सवाल। ठीक है, the element X has the electronic configuration of 2 8 18 8 1 without identifying X। ये मत पहचानो कि X कौन है, एटॉमिक नंबर नंबर ना गिनो, सारे इलेक्ट्रॉन गिन के एटॉमिक नंबर गिन लो, ऐसे मत पहचानो, खाली कॉन्फ़िगरेशन देख के बताना है। क्या बताना है, पहला सवाल, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ चार्ज ऑन X। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है।
तो एक बात बताओ मुझे, वैलेंस शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। वैलेंस शेल में कितना है? एक। तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ऑब्वियसली इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। और लूज करके क्या बन जाएगा? जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बन जाएगा X प्लस। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ सकता है भाई? इसमें ये तो पूछा ना कि कितना क्या चार्ज आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा +1। राइट इफ X विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाई। तगड़ी चीज पूछ लिया, यहां से नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इस नए कॉन्सेप्ट को इसमें ना करके अगले में सीखें क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। चलो बोले दे रहा हूं एक बार, ध्यान सुनना। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं पर भी अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है एटम के द्वारा तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इसी का अपोजिट होता है। जो खुद ऑक्सीडेशन करेगा, ध्यान सुनना, जो खुद ऑक्सीडेशन करेगा, जो खुद क्या करता है, ऑक्सीडेशन करेगा, वो क्या होगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सर ये क्यों, ऑक्सीडेशन करने वाला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। अब एक बात बता, जब LIC एजेंट तेरे यहाँ आता है तो वो खुद का बीमा करता है क्या? LIC एजेंट आता है तो क्या LIC एजेंट वाला खुद का बीमा करने लगता है तुम्हारे घर में बैठ के कि भैया एक मुझे वर्क प्लेस चाहिए, मैं आपके यहाँ बैठ के अपना बीमा करना चाहता हूँ? ऐसा तो है नहीं, वो तो तुम्हारा करेगा ना, सामने वाले का करेगा। तो ऐसे ही जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद का रिडक्शन नहीं करता, ऑक्सीडेशन करता है। मतलब ऑक्सीडेशन जो करेगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों मत याद रखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, केवल ऑक्सीडेशन कर लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या पूछा है सवाल में, ध्यान से देखो। राइट इफ एक्स विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक्स ने यहाँ पर क्या किया है, देखो ध्यान से, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। क्या किया है भाई? लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। मतलब इसने क्या किया है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? रिड्यूसिंग एजेंट। खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डाइपोल मॉलिक्यूल। तो डाइपोल मॉलिक्यूल मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल। एक मिनट, डाइपोल मतलब जिसमें दो दो पोल बन जाए, और क्या। तो डाइपोल मतलब हो जाएगा, ये क्या मैंने हटा भैया, डाइपोल मतलब हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा? पोलर। और पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है मैंने अच्छे से समझा दिया है, उसको वीडियो में देख लो, वही लिख देना है। एक्सप्लेन इट बाई टेकिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले से ही करके, पहले ही कर चुके भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड ही तो किया है ना पहले। HCl से ही तो समझाया था कि किसी और से समझाया था, HCl के भी आप पे ही समझाया, तो हो गया काम खत्म। जैद भाई को थैंक यू बोलना, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैंने HCl पे समझाया था। 7th क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेथेन मॉलिक्यूल यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हो गया, ये भी कर चुके हैं पहले ही। मेथेन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, मेथेन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन व्हाई। चलिए 7वें का बी देखते हैं, 7th का बी। तो मेथेन में अगर तुम देख पा रहे हो तो दो बॉन्ड यहां है जो कि शेयर्ड पेयर है, बॉन्ड नहीं, दो इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को चाहे दो इलेक्ट्रॉन को, बात एक ही है। यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब हर दो इलेक्ट्रॉन अपने आप एक बॉन्ड को दिखा रहा है। तो अगर इसी को हम बॉन्ड के फॉर्म में बनाना चाहें, इसको बॉन्ड के फॉर्म में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? बॉन्ड के फॉर्म में कुछ ऐसा बनेगा, सी है, एक एच, एक एच, एक एच और एक एच। हमने हर जो पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था उसको एक बॉन्ड बना दिया। अब बात आती है कि ये क्यों नॉन पोलर है, क्यों नॉन पोलर है? भाई अगर ध्यान से देखो तो इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन की कुछ पोलरिटी रही होगी, थोड़ा सा इससे पॉजिटिव रहा होगा, कार्बन इससे कंपेरिजन में निगेटिव। ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, और कार्बन खुद क्या रहा होगा? निगेटिव। तो सिंपल सीधी बात है, इसमें उसमें जितना पोलरिटी बन रहा होगा, मतलब जितना इधर इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा होगा इस तरफ, बताते हैं, इस तरफ जितना इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा होगा इस तरफ से भी एग्जैक्टली उतना ही इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा होगा। और याद रखना, जो पोलैरिटी होती है, ध्यान से सुनो मेरी बात एक बात, जो पोलैरिटी होती है इसके मीजर को, इसका जो मीजर होता है, इसको मीजर करने का जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग नाम देते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या नाम देते हैं बेटा? डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में एक बात सुनो, डाइपोल मोमेंट जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? डायरेक्शन पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी, डायरेक्शन पर डिपेंड करने वाली, बस इतना लिख दो, डिपेंड करने वाली। तो तुम मुझे बताओ, जो इधर से इधर को पोलरिटी बन रही है वो इस दिशा में बन रही है, और इधर से इधर को बनने वाली इस दिशा में बन रही है, यहां पर इस दिशा में, और इधर से इस दिशा में। तो हर देखो डाइपोल मोमेंट का एक अपोजिट डाइपोल मोमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है मेरे भाई, तुम खुद बताओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जब सबके अपोजिट में एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है तो सारा डाइपोल मोमेंट आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? CH4 हैज नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0, ड्यू टू, ऐसा है क्यों? ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पड़ गया ना, बिल्कुल ड्यू टू सिमेट्री। अब मान लो इसमें एक तरफ H होता और एक तरफ H ना होके Cl होता, तब क्या ये और ये कैंसिल होते, ये दोनों डाइपोल मोमेंट आपस में? तब कैंसिल नहीं होते, क्योंकि एक छोटा होता, एक तरफ से ज्यादा डाइपोल मोमेंट बनता, एक तरफ से कम बनता, तो कुछ ना कुछ बच जाता। लेकिन जब दोनों तरफ ही H है मेरे भाई, दोनों तरफ H एटम ही है, हाइड्रोजन एटम ही है, तब क्यों डिफरेंट रहेगा? तब क्यों डिफरेंट रहेगा डाइपोल मोमेंट? बिल्कुल सेम रहेगा ना। और बिल्कुल सेम रहने की वजह से हो गया कहानी। तो इस तरीके से आपका आज हमने जो अभी लेक्चर कराया है बेटा, ये है कोवेलेंट मॉलिक्यूल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कोवेलेंट मॉलिक्यूल इसके कोवेलेंट कंपाउंड इसके साथ कंप्लीट होता है, या कोवेलेंट बॉन्ड इस लेक्चर के साथ पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियोस भी देखते रहना, बाकी ध्यान रखना अपना। बाय बाय।